30 जनवरी 2026 राजस्थान का श्री गंगानगर जिला। रात के करीब 8 से 9 बजे के बीच गांव के पास की वो सड़क जहां आज मौत ने अपना जाल बिछाया था। 25 साल का आशीष अपनी पत्नी अंजलि के साथ वॉक कर रहा था। हल्की ठंड थी, ताज़ी हवा चल रही थी और शादी के अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। आशीष के चेहरे पर आज एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे लगा था कि शायद आज उसकी पत्नी का दिल पिघल गया है, शायद वह अब इस रिश्ते को अपना लेगी। आखिर अंजलि ने खुद आज इतने प्यार से जो कहा था, सुनो ना, आज थोड़ा प्राइवेसी में वॉक करते हैं। इन खेतों की तरफ हवा बहुत साफ होती है और रात में ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मिलती है। आशीष को अंदाज़ा भी नहीं था कि जिसे वह ताज़ी हवा समझ रहा है वो उसकी आखिरी सांसें बनने वाली हैं। जिस सुनसान रास्ते को उसने प्राइवेसी के लिए चुना था उसे एक खौफनाक वजह से चुना गया था। पास में ही रेलवे ट्रैक था, मानो कोई अनहोनी होने पर उसे हादसे का नाम दिया जा सके। मंजिल आ चुकी थी। सन्नाटे को चीरते हुए झाड़ियों से अचानक 3 साए निकलते हैं। आशीष को समझ पाता उससे पहले लोहे के रॉड और डंडे से उस पर हमला कर दिया जाता है। लेकिन इस खौफनाक मंजर का सबसे डरावना हिस्सा हमला नहीं था, बल्कि वह खामोशी थी जिसे अंजलि अपने पति को तड़पते हुए देख रही थी। जब हमलावर थक गए और आशीष की सांसें फिर भी नहीं टूटी, तब अंधेरे से वो शख्स बाहर निकलता है जिसने इस खूनी खेल की आखिरी इबारत लिखनी थी। आखिर कौन था वो, और एक पत्नी अपने पति को अपने आंखों के सामने मरते हुए क्यों देख रही थी? कैसे एक मामूली खरोच न होने की वजह से एक बुना हुआ झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? इस साजिश की परतें आपको इंसानियत पर भरोसा उठाने पर मजबूर कर देंगी। वेलकम टू द केस, दिस इज स्क्रैच क्राइम। इस खौफनाक वारदात की नींव 30 जनवरी को नहीं बल्कि आज से करीब 7 से 8 साल पहले ही पड़ चुकी थी। साल 2019। अंजलि तब 11वीं या 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। वही उम्र जब अक्सर सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। एक वेडिंग सेरेमनी में अंजलि की मुलाकात संजू से हुई थी। संजू वहाँ एक वेटर की नौकरी कर रहा था। संजू सिर्फ वेटर नहीं था, बल्कि उस पर पहले भी मारपीट के छोटे मोटे केस दर्ज थे और वो इलाके के कुछ अपराधी किस्म के लड़कों के संपर्क में था। हैरानी की बात तो यह है कि जब अंजलि के घर वाले शादी के लिए दबाव बना रहे थे अंजलि पर, तब संजू ने अंजलि को धमकी दी कि अगर तुमने किसी और से शादी की तो वो उसे या खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। अंजलि M.Com की पढ़ाई कर रही एक संस्कारी घर की बेटी थी और संजू को तो अपना नाम ढंग से नहीं लिखना आता था। संजू बेरोजगार था और उसकी कोई सेटल लाइफ नहीं थी, इसलिए अंजलि के घर वाले इस रिश्ते के बिल्कुल ही खिलाफ थे। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन यहाँ अंजलि का प्यार नहीं, एक सनक थी। कॉलेज के दिनों में संजू अपने भाईगिरी और छोटी छोटी बातों पर मारपीट करने के लिए मशहूर था। एक बार उसने कॉलेज में अंजलि के लिए किसी से लड़ाई की थी, जिससे अंजलि उसकी डेयरिंग पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। उसे संजू की सादगी नहीं बल्कि उसका हिंसक अंदाज पसंद था। अंजलि के घर की स्थिति देखे तो उसके पिता की मौत 13 साल पहले ही हो चुकी थी। 2 बड़े भाई 2 भाभियों के बीच अंजलि घर की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी थी। माँ ने उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। शायद यही वजह थी कि अंजलि इतनी जिद्दी हो गई थी। उसे जो चाहिए था वह उसे पाकर ही रहती थी। अंजलि के घर वालों ने आशीष की अच्छी लाइफस्टाइल और पैसा देखकर अंजलि की शादी जबरदस्ती आशीष से करवा दी। उधर आशीष की जिंदगी का मंजर देखे तो बिल्कुल ही अलग था। आशीष जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, उसे उसके सरकारी टीचर चाचा वजीर चंद ने गोद लिया था। उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने आशीष को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा लाड प्यार से पाला था। आशीष करोड़पति परिवार का एकलौता वारिस था। नवंबर 2025 में जब अंजलि और आशीष की शादी हुई तो वजीर चंद जी ने बड़े अरमानों से बहू का स्वागत किया। पूरा परिवार अंजलि के संस्कारी नाटक के झांसे में आ गया। अंजलि ने इन 3 महीनों के दौरान आशीष को पूरी तरह से यकीन दिला दिया था कि वह संजू को भूल चुकी है। उसने परफेक्ट वाइफ का ऐसा मुखौटा पहना था कि आशीष का परिवार उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा था। उसने खुद आशीष को हनीमून और बाहर घूमने के लिए प्रेरित किया ताकि वह उसका अटूट विश्वास जीत सके और अपनी साजिश को अंजाम दे सके। आशीष उसे पलकों पर बैठा कर रखता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मर्डर से कुछ दिन पहले
अंजलि को आशीष ने एक महंगा गिफ्ट दिया था। यह सोचकर कि शायद अंजलि खुश हो जाएगी, आशीष तो अंजलि के सपनों के लिए गंगानगर में एक बड़ा सा फ्लैट लेने की प्लानिंग कर रहा था ताकि उसे पढ़ाई में कोई तकलीफ ना हो। उसे क्या पता था कि अंजलि उसके लिए शमशान ढूंढ चुकी है। शादी के बाद जब अंजलि का व्यवहार बदलने लगा तो घर वालों को लगा कि उस पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है। वे असली साजिश को समझ ही नहीं पाए। अंजलि ने आशीष को कभी नहीं अपनाया, वह केवल उससे प्यार का नाटक करती रही, लेकिन संजू से घंटों फोन पर बात करती थी। अंजलि ने आशीष के सामने एक शर्त रखी कि उसे गंगानगर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। उसका असली मकसद पढ़ाई करना नहीं बल्कि वहां जाकर अपने प्रेमी से मिलना था। लेकिन जब आशीष ने सुरक्षा और दूरी का हवाला देते हुए उसे वहां जाने से मना कर दिया तो अंजलि के अंदर बैठी वह जिद्दी बच्ची एक बेदर्द कातिल में बदल गई। उसने ठान लिया कि अगर वह सुहागन बनकर संजू के पास नहीं जा सकती है तो वह विधवा बनकर ही जाएगी। अब उसके लिए आशीष एक पति नहीं बल्कि एक कांटा था जिसे रास्ते से हटाना उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद बन गया था। वारदात से ठीक 16 दिन पहले अंजलि सादुल शहर अपने मायके गई थी। बाहर से देखने वालों को लग रहा था कि वह अपने परिवार से मिलने गई है, लेकिन घर की 4 दीवारियों के पीछे वह संजू, रोहित उर्फ रॉकी और सिद्धार्थ उर्फ बादल के साथ बैठकर मौत का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी जो किसी थ्रिलर फिल्म को भी मात दे सके। संजू की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। वो न केवल अंजलि को पाना चाहता था बल्कि वो आशीष के जियोलॉजिस्ट होने और उसकी अच्छी सैलरी से भी जलता था। अंजलि ने उसे लालच दिया कि आशीष के मरने के बाद वे दोनों उसकी करोड़ों की संपत्ति पर ऐश करेंगे। संजू ने रॉकी और बादल को भी इसी लालच में फंसाया कि मर्डर के बाद आशीष की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्हें मिलेगा। अंजलि के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री गवाह है कि वो इंटरनेट पर मेघालय के सोनम रघुवंशी केस और मुस्कान ब्लू ड्रम केस को घंटों तक खंगाल रही थी। कानून की उन गलियों को ढूंढ रही थी जहां से वो बचकर निकल सके। पुलिस का भी यही मानना था कि अंजलि ने इन्हीं केसों के देखते हुए यहाँ से आइडिया लिया है कैसे मर्डर को हादसा दिखाया जाए। उसने ठान लिया था कि अगर वो इस कत्ल को एक हिट एंड रन यानी एक्सीडेंट को दिखा देती है तो पुलिस की सुई कभी उस तक नहीं पहुंचेगी। उसने संजू की आंखों में आंखें डालकर कह दिया था कि इसको हटाना पड़ेगा वरना हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। और संजू के लिए एक तीर से 2 निशाने जैसा था। उसे अंजलि का साथ भी चाहिए था और आशीष की सारी संपत्ति भी चाहिए थी। अंजलि ने पहले ही तय कर लिया था कि वह लूटपाट का नाटक करने के लिए अपने कान के कुंडल, नथनी, अंगूठी और मंगलसूत्र संजू को सौंप देगी। 30 जनवरी की काली रात प्लान के मुताबिक अंजलि ने बड़ी चालाकी से आशीष के चचेरे भाई और उसकी पत्नी को यह कहकर वापस कर दिया था कि आज हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, हम अकेले टहलना चाहते हैं। वो आशीष को गांव से करीब 200 मीटर दूर उस सुनसान डेड पॉइंट पर ले गई जहां रोशनी नाम मात्र की थी। अंजलि ने संजू को सिग्नल दिया और फिर जो हुआ वह रूह कपा देने वाला था। संजू और उसके साथियों ने डंडे और लोहे के रॉड से आशीष पर अंधाधुंध वार शुरू कर दिया। आशीष अपनी पत्नी अंजलि की तरफ देख रहा था, शायद मदद की उम्मीद में, लेकिन अंजलि वहां एक पत्थर की मूर्त बनकर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में ना खौफ था ना ही एक आंसू। इतना कुछ हो जाने के बाद जब आशीष की सांसें थमी नहीं तो संजू को डर लगने लगा कहीं वह बच न जाए। उसने अपनी गर्दन से वह मफलर उतारा जो आज उसका कफन बनने वाला था। संजू ने आशीष के गले में मफलर का डाला और उसे तब तक खींचता रहा जब तक आशीष का के लिए शांत नहीं पड़ गया। डॉक्टरों ने बाद में आशीष के शरीर पर चोटों के वे निशान भी पाए जो चीख चीख कर कह रहे थे कि आशीष ने आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए जंग लड़ी थी। जैसे ही धड़कनें रुकी अंजलि ने अपने गहने संजू को थमा दिए। अंजलि ने तुरंत शोर नहीं मचाया। उसने ठंडे दिमाग से संजू को वहां से सुरक्षित निकल जाने के लिए कहा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक गाड़ी की हेडलाइट दिखी। वह गाड़ी डीजे वाली थी जो तोलाराम नाम के शख्स की थी। उसे देखते ही कातिल अंधेरे में गायब से हो गए और बस यहीं से अंजलि की अवार्ड विनिंग एक्टिंग शुरू हो गई। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और तोलाराम के सामने एक दुखियारी विधवा का ऐसा नाटक रचने लगी कि पहली नजर में कोई भी उससे धोखा खा जाए। उसने कहानी गढ़ी कि एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और लुटेरे उसका सुहाग उजाड़ कर सब ले गए। लेकिन वो कहते हैं ना
कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह अपने पीछे एक ऐसा सबूत छोड़ जाता है जो उसे फांसी के फंदे तक ले जाता है। कहते हैं कि परफेक्ट मर्डर सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन हकीकत में मुजरिम अपनी ही किसी चालाकी के बोझ तले दब जाता है। अगली सुबह जब गंगानगर की एसपी अमृता दुहान क्राइम सीन पर पहुंची तो उन्हें पहली ही नजर में कुछ ऐसा दिखा कि जिसने उनके मत्थे पर बल डाल दिया। अंजलि का दावा था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी और लुटेरे आशीष की जान ले गए, लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि जिस एक्सीडेंट ने 25 साल के तंदुरुस्त आशीष को मौत के घाट उतार दिया, उसी एक्सीडेंट में साथ खड़ी अंजलि की साड़ी पर धूल का एक कण तक नहीं लगा, उसके शरीर पर एक मामूली खरोच तक नहीं आई। इतना ही नहीं, पुलिस को अंजलि के हाव भाव देखकर हैरानी भी हुई। अंजलि शव के पास बैठकर रोने का नाटक करती, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं और वह बार बार अपने कपड़ों और बाल को ठीक करती थी। सवाल बड़ा था, क्या कोई टक्कर इतनी सिलेक्टिव हो सकती है कि पति मर जाए और बगल में खड़ी पत्नी के कपड़े की क्रीज तक न बिगड़े। अभी पुलिस यह सोच रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन में फोड़ दिया। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट ने साफ उगल दिया कि आशीष की मौत सिर्फ चोटों से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। अब यह बात किसी के गले से नहीं उतर रही थी कि एक एक्सीडेंट में किसी का गला घोटने के निशान कैसे आ सकते हैं। अंजलि ने आशीष को यकीन दिलाया था कि वह बिना किसी डिस्टरबेंस के वक्त गुजारना चाहती है, इसलिए उसने आशीष का फोन भी ऐसी जगह रखवा दिया था जहां से वह मदद के लिए हाथ तक न बढ़ा सके। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में यह भी पता चला कि अंजलि ने अपना फोन ऑफ नहीं किया था और बल्कि अंधेरे में छिपे हमलावरों को लाइव अपडेट दे रही थी कि वे वॉक करते हुए ठीक किस मोड़ पर पहुंचे हैं। उन्हें पल पल की लोकेशन भेजी थी। पुलिस ने बिना वक्त गवाए अंजलि का फोन कब्जे में लिया और उसकी कॉल डिटेल निकाली। रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस के होश उड़ गए। मर्डर वाली रात और ठीक उसी लोकेशन पर अंजलि और संजू के फोन एक साथ एक्टिव थे। दोनों उस रात पल पल एक दूसरे के संपर्क में थे। सारे सबूत अंजलि के तरफ इशारा कर रहे थे। अंजलि को अरेस्ट किया जाता है और सख्ती से पूछताछ होती है। अंजलि की नजरों में वो बेचारी विधवा वाली चमक गायब होने लगी और वहां एक शातिर अपराधी की घबराहट दिखने लगी। लेकिन इस पूरे केस का सबसे खौफनाक मंजर अभी बाकी था। जब अंजलि ने अपना जुर्म कबूला तो उसकी आंखों में ना आंसू थे और ना ही पछतावा। पुलिस स्टेशन में बिल्कुल चिल होकर बैठी थी, जैसे उसने कोई मर्डर नहीं बल्कि अपनी लाइफ का कोई बेकार और बोरिंग चैप्टर बंद किया हो। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अंजलि ने जानबूझ के यह सुनसान सड़क चुनी थी जहां रोशनी कम थी और रात में कोई आता जाता ना हो, ताकि कोई चश्मदीद गवाह न मिल सके। इस सड़क का चुनाव एक और खौफनाक वजह से किया गया था। पास में ही रेलवे ट्रैक था। यहाँ तक कि पूछताछ में अंजलि ने यह खुद कबूला कि उसका बैकअप प्लान यह था कि अगर रॉड से काम नहीं बना तो आशीष को बेहोशी की हालत में पटरी पर डाल देंगे ताकि दुनिया को लगे कि उसने तय कर ली है। उसने अपना जुर्म ऐसे सुनाया जैसे कोई मामूली किस्सा सुना रही हो। उसकी बेरुखी देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए थे। एक करोड़पति जो उसे बेपनाह प्यार कर रहा था, उसकी लाश को पीछे छोड़कर अपनी बेरोजगार प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाने के सपने देख रही थी। संजू और उसके दोस्तों को पुलिस अरेस्ट करती है। चारों आरोपी अब अपनी कहानी जेल में सुना रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक मामूली मर्डर था या फिर अरेंज मैरिज के पवित्र नाम पर किया गया एक ऐसा घिनौना धोखा जिसने शादी जैसे रिश्तों को एक जानलेवा जुआ बना दिया है। पहले के ज़माने में पड़ोसी और रिश्तेदार वेटिंग एजेंट होते थे जो सालों तक बच्चों को परखते थे, लेकिन आज के जनरेशन की असल जिंदगी फ़ोन के पासवर्ड के पीछे छिपी होती है। आशीष यह कैलकुलेट ही नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी किस हद तक गिर सकती है। ये केस एक उदाहरण है कि कैसे बिना रिस्क असेसमेंट में शादी करना एक जुआ बन सकता है। जहां आशीष अपनी ज़िंदगी हार गया, आज आशीष के घर में सिर्फ मातम पसर रहा है। वजीर चंद जी का दर्द देखकर रूह कांप जाती है। उनका कहना है कि हम तो बहू नहीं मौत घर लाए थे। आज उनकी सिर्फ एक ही मांग है, फांसी। हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए।